हेलो बच्चों, दिस इज योर वेरी ओन पेन फिजिशियन एंड बायोलॉजी गुरु डॉक्टर अंशुमन अग्रवाल। वंस अगेन स्टार्ट करते हैं बच्चों चैप्टर प्लांट किंगडम का नेक्स्ट लेक्चर। तो प्लांट किंगडम में अभी तक बच्चों हम क्या क्या पढ़ चुके हैं। शुरुआत में हमने कुछ क्लासिफिकेशन सिस्टम्स के बारे में बात करी थी, आर्टिफिशियल, नेचुरल, फाइलोजेनेटिक, न्यूमेरिकल, साइटोटैक्सोनॉमी के बारे में बात करी, कीमोटैक्सोनॉमी के बारे में बात करी। बच्चों ये सारी चीजें मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूं, ठीक है। ये फर्स्ट लेक्चर में हमने इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर बात करी थी। उसके बाद बच्चों फिर हमने एल्गी के बारे में बात करी, क्योंकि हम क्या पढ़ रहे हैं, प्लांट किंगडम पढ़ रहे हैं। प्लांट किंगडम में हमें क्या क्या पढ़ना है बच्चों, एल्गी पढ़नी है, एल्गी के बाद ब्रायोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स के बाद टेरिडोफाइट्स, टेरिडोफाइट्स के बाद जिम्नोस्पर्म्स, फिर एंजियोस्पर्म्स। 5 ग्रुप्स हमें पढ़ने होते हैं। एल्गी हम कंप्लीट कर चुके हैं बच्चों। एल्गी कंप्लीट करने के बाद हम ब्रायोफाइट्स भी कंप्लीट कर चुके हैं। और आज के लेक्चर में हमें क्या देखना है बच्चों, आज के लेक्चर में हम बात करेंगे टेरिडोफाइट्स की। टेरिडोफाइट्स, ठीक। टेरिडोफाइट्स में बच्चों शुरुआत में एक पॉइंट मैं आपको बता देता हूं जो आपको याद रखना है। अभी तक हम क्या बोल रहे थे कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन था वो थैलोइड टाइप का था, थैलस लाइक बॉडी थी। और थैलस लाइक बॉडी का मतलब क्या होता है कि जो प्लांट बॉडी है वो प्रॉपरली रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड नहीं थी। रूट लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख सकते हैं, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख सकते हैं, लीव्स लाइक स्ट्रक्चर्स आपको दिख सकते हैं, बट टिपिकल ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीव्स अभी तक नहीं थी बच्चों। लेकिन टेरिडोफाइट्स से अब हमें यहां से ट्रू रूट, स्टेम्स और लीव्स मिलना भी, यानी कि प्रॉपर रूट, स्टेम, लीव्स मिलना स्टार्ट हो जाएगी बच्चों, क्योंकि यहां पर अब पहली बार वास्कुलर टिश्यू का ओरिजिन देखने को मिलेगा, एवोल्यूशन देखने को मिलेगा। वास्कुलर टिश्यू प्लांट्स में जब हम बात करते हैं बच्चों, इसका मतलब जाइलम और फ्लोएम की बात कर रहे हैं। देखो, यदि हम एनिमल्स की बात करें, ह्यूमंस की बात करें, तो हमारे अंदर वास्कुलर टिश्यू क्या, हमारे ब्लड वेसल्स, जिनका काम क्या होता है, ब्लड को ट्रांसपोर्ट करना फ्रॉम वन पार्ट ऑफ द बॉडी टू अनदर, फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द बॉडी एंड फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स टू हार्ट ऑफ द बॉडी। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वेरियस सब्सटेंसेज, चाहे वो वेस्ट मटेरियल हो, चाहे न्यूट्रिएंट्स हो, चाहे गैसेज हो, जो हमारे सर्वाइवल के लिए जरूरी है, वो सारा ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। इन द सेम वे प्लांट्स को भी बच्चों सर्वाइवल के लिए 2 चीजें तो कम से कम रिक्वायरमेंट होती ही होती है, एक वाटर की विद मिनरल्स और फूड मटेरियल बच्चों, न्यूट्रिएंट्स, है ना। तो वो सब ट्रांसपोर्ट किसके थ्रू होता है, प्लांट्स के वास्कुलर टिश्यू की मदद से, जिनको हम 2 कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, जाइलम, फ्लोएम, जिसके बारे में डिटेल में हम पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो 11th का चैप्टर है बच्चों, प्लांट एनाटॉमी के अंदर। आगे बात समझ में, तो ये जो जाइलम, फ्लोएम है, जो वास्कुलर टिश्यू फर्स्ट टाइम कहां पर अराइज होते हैं बच्चों, टेरिडोफाइट्स में मिलते हैं। और क्योंकि अब यहां पर ये वास्कुलर टिश्यू का ओरिजिन देखने को मिल जाएगा बच्चों आपको, तो ये जमीन में से, सॉइल में से अपने लिए जरूरत का पानी, मिनरल्स, ये सारी चीजें सोख सकते हैं। प्रॉपर रूट्स भी हैं यहाँ पर, वास्कुलर टिश्यू भी, और उसको प्लांट के डिफरेंट पार्ट्स में ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं बच्चों। इसीलिए प्रॉपर टेरेस्ट्रियल कॉलोनाइजेशन कहां से, शिफ्ट कहां से देखने को मिलता है, टेरिडोफाइट से। हम कह सकते हैं ये फर्स्ट ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं बच्चों। अभी तक ब्रायोफाइट्स की जब हमने बात करी थी, या हमने जो एल्गी के बारे में बात करी थी, हमने बोला था वो पानी के बिना नहीं रह सकते, उनका सर्वाइवल पानी के बिना पॉसिबल नहीं है। लेकिन यहां से फर्स्ट टेरेस्ट्रियल हम कह सकते हैं कि ट्रू टेरेस्ट्रियल प्लांट्स का ओरिजिन हो जाता है बच्चों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो अब टेरिडोफाइट्स को प्रॉपर्ली स्टार्ट करते हैं बच्चों। द टेरिडोफाइट्स इंक्लूड हॉर्सटेल्स एंड फर्न्स, जो कॉमन ग्रुप्स हैं बच्चों इनके अंदर भी, टेरिडोफाइट्स के अंदर, वो हॉर्सटेल्स और फर्न्स के अंदर हम उनको कैटेगराइज कर सकते हैं। अब यदि हम बात करें बच्चों, तो सिग्निफिकेंस की या यूटिलाइजेशन की, यूज की हम बात करें टेरिडोफाइट्स की, तो मेडिसिनल पर्पस के लिए भी टेरिडोफाइट्स का कई जगह यूज होता है बच्चों। प्लस ऑर्नामेंटल वैल्यू इनकी बहुत ज्यादा होती है, सुंदर प्लांट्स होते हैं बच्चों, तो घर की साज सजावट में, इनफैक्ट इंडोर प्लांट्स में भी और आउटडोर प्लांट्स में भी इनको रखा जाता है, गार्डन में भी और घरों में भी बच्चों। तो टेरिडोफाइट्स आर यूज्ड फॉर मेडिसिनल पर्पसेस, मेडिसिनल वैल्यू होती है काफी की। प्लस सॉइल बाइंडर्स, सॉइल को बाइंड करके रखती है इनकी रूट्स, और सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करती है बच्चों। तो सॉइल इरोजन को प्रिवेंट करने में भी इनका इंपॉर्टेंट रोल होता है। दे आर ऑल्सो फ्रिक्वेंटली ग्रोन एज ऑर्नामेंटल्स। ऑर्नामेंटल्स का मतलब भी क्या होता है, सजावटी पौधों के फॉर्म में। ऑर्नामेंट वो चीज होती है जो सुंदरता प्रोवाइड करे आपको, है ना। ऑर्नामेंटल प्लांट्स की हम बात करें तो ऐसे प्लांट्स जो सुंदर होते हैं, हमारे घर को, हमारे बगीचे को सुंदरता प्रोवाइड करते हैं, तो इनको एज ऑर्नामेंटल प्लांट्स भी ग्रो किया जाता है बच्चों। इवोल्यूशनरीली यदि हम बात करें तो इनको फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट्स कहा जाएगा। याद रखना, क्वेश्चन आता है बच्चों। क्यों? क्योंकि यहां पर इनके पास अब वास्कुलर टिश्यूज है,
पानी के ट्रांसपोर्टेशन के लिए जाइलम, पानी के साथ साथ मिनरल्स का ट्रांसपोर्ट भी होगा बच्चों, और खाने के फूड के ट्रांसपोर्टेशन के लिए फ्लोएम टिश्यू इनके पास होता है। ठीक है, तो आई थिंक यहां तक किसी तरह का कोई भी डाउट नहीं है, सारे पॉइंट्स बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हैं, बहुत सिंपल वे में हम समझते हुए चल रहे हैं बच्चों। The pteridophytes are found in cool, damp, shady places, though some may flourish well in sandy soil conditions. अब देखो यहां पर क्या बोल रही है एनसीईआरटी की, ये कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में ज्यादातर मिलते हैं, और यही चीज हमने ब्रायोफाइट्स के लिए भी बोली थी, लेकिन वहां तो कंपल्शन था। अब डिफरेंस समझना, देयर वाज कंपल्शन इन द केस ऑफ ब्रायोफाइट्स कि ब्रायोफाइट्स तो क्योंकि बिना पानी के सर्वाइव कर ही नहीं सकते, तो वहां कंपल्शन था। लेकिन हां, यहां पर मेजॉरिटी आपको कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में मिलेगी, लेकिन हां कुछ सैंडी सॉइल हम ऐसी सॉइल जिसमें सैंड कंटेंट ज्यादा हो, मतलब जिसमें पानी की अवेलेबिलिटी कम हो बच्चों, है ना, मॉइस्चर कंटेंट या वाटर कंटेंट कम हो, उस सॉइल में भी फ्लरिश कर जाते हैं। कारण इनको ग्रो करने के लिए, है ना, या फ्लरिश करने के लिए पानी की जरूरत नहीं है। हां, लेकिन यहां पर फिर भी क्यों जनरली ये कूल, डैम्प, शेडी प्लेसेस में मिल रहे हैं, पानी के सोर्स के आसपास जनरली ये मिलते हैं, कारण यहां पर भी रिप्रोडक्शन के वक्त, अभी हम देखेंगे आगे, कि पानी की जरूरत पड़ेगी एज ए मीडियम फॉर द ट्रांसपोर्ट ऑफ गैमीट्स बच्चों, है ना। तो क्योंकि यहां पर भी रिप्रोडक्शन के दौरान पानी की अवेलेबिलिटी चाहिए होती है, तो आगे एक पॉइंट है कि जो टेरिडोफाइट्स एनसीईआरटी में मेंशन्ड है बच्चों, कि ये कुछ पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज में आपको ज्यादा देखने को मिलते हैं, है ना। इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन है दैट इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर ज्योग्राफिकल एरियाज बिकॉज ऑफ दिस रिक्वायरमेंट ऑफ वाटर एट द टाइम ऑफ रिप्रोडक्शन बच्चों, है ना। ठीक है, तो देखते हैं, इन ब्रायोफाइट्स द डोमिनेंट phase in the life cycle is the gametophytic plant body. However, in pteridophytes, the main plant body is a sporophyte which is differentiated into true root, stem and leaves. तो देखो ये जो अब पॉइंट है यहां पर अगेन इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि यहां पर हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं टेरिडोफाइट्स के पहले जो दो ग्रुप हमने पढ़े उनमें, और अब टेरिडोफाइट्स के साथ साथ इसके आगे जो दो ग्रुप पढ़ेंगे, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स, उनमें बच्चों। तो एल्गी और ब्रायोफाइट्स में यदि आप वापस से रिकॉल करें बच्चों, है ना, दिमाग में वापस से याद करने की कोशिश करें, हमने दिमाग के घोड़ों को दौड़ा है, तो मैं ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूं कि वहां पर जो मेन प्लांट बॉडी होती है दैट इज हैप्लॉइड इन नेचर, दैट इज द डोमिनेंट फेज इन द लाइफ साइकिल। गैमेटोफाइटिक फेज इज द डोमिनेंट फेज, है ना। लेकिन यहां पर जो अब डोमिनेंट फेज है वो डिप्लॉइड फेज होगा, दैट इज द स्पोरोफाइट फेज। स्पोरोफाइट और गैमेटोफाइट बहुत अच्छे से मैं प्रीवियस लेक्चर्स में 2-2, 3-3 बार एक्सप्लेन कर चुका हूं बच्चों। वो फेज ऑफ द लाइफ साइकिल या वो पार्ट ऑफ द लाइफ साइकिल जो गैमीट बनाता है दैट इज द गैमेटोफाइटिक फेज, और जहां पर स्पोर्स बनते हैं दैट इज द स्पोरोफाइटिक फेज। जो स्पोरोफाइटिक फेज होता है प्लांट्स का वो डिप्लॉइड होता है, जो गैमेटोफाइटिक फेज होता है वो हैप्लॉइड होता है बच्चों। एल्गी और ब्रायोफाइट्स के अंदर जो मेन डोमिनेंट फेज यानी कि हम कहते हैं मेन प्लांट बॉडी जो होती है वो हैप्लॉइड होती है, गैमेटोफाइटिक, है ना। लेकिन यहां से और अब आगे भी जिम्नोस्पर्म्स और एंजियोस्पर्म्स तीनों में सेम चीज मिलेगी। टेरिडोफाइट्स, जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स में मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइटिक होगी बच्चों, क्लियर है, यानी कि डिप्लॉइड होगी मेन प्लांट बॉडी। दूसरा ये वाला पॉइंट मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूं कि एल्गी और ब्रायोफाइट्स में ट्रू स्टेम, रूट, लीव्स नहीं थी, उनके जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं जैसे राइजोइड्स की हमने बात करी थी, लेकिन यहां से अब आपको प्रॉपर ट्रू रूट्स, स्टेम्स एंड लीव्स देखने को मिलेगी बच्चों। ठीक, आगे देखते हैं। These organs जो हम बात कर रहे हैं रूट, स्टेम्स एंड लीव्स की, इनमें आपको वेल डिफरेंशिएटेड यानी कि वास्कुलर टिश्यूज मिलेंगे, यानी कि जाइलम एंड फ्लोएम बच्चों। द लीव्स इन टेरिडोफाइटा आर स्मॉल एज इन सेलेजिनेला, ये एक एग्जांपल है बच्चों टेरिडोफाइट्स का, सेलेजिनेला, या बड़ी भी हो सकती है लाइक इन फर्न्स। ठीक है, जो छोटी लीव्स होती है उनको माइक्रोफिल्स कहते हैं, और वो टेरिडोफाइट्स जिनमें बड़ी लीव्स मिलती है उनकी लीव्स को मैक्रोफिल्स कहते हैं। यहां पर फिल्स वर्ड लीव्स के लिए यूज होता है, मैक्रो बड़े के लिए, माइक्रो छोटे के लिए। छोटे लीव्स को क्या बोला जाएगा टेरिडोफाइट्स के? माइक्रोफिल्स बोला जाएगा। ये लीव्स का नाम है माइक्रोफिल्स। छोटी लीव्स को माइक्रोफिल्स कहेंगे बायोलॉजिकल टर्म्स में, और बड़ी लीव्स को मैक्रोफिल्स कहेंगे बच्चों बायोलॉजिकल टर्म्स में। माइक्रोफिल्स किसमें मिलती है? एक एग्जांपल याद रखना है, सेलेजिनेला, जो आपको एनसीईआरटी ने दे रखा है ना, सेलेजिनेला आपको याद रखना है। नाउ स्पोरोफाइट की बात करेंगे। स्पोरोफाइट में मैंने आपको क्या बताया, पहले भी बता चुका हूं कि स्पोरोफाइट वो फेज होता है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करता है, डिप्लॉइड फेज है, और जो स्पोर्स प्रोड्यूस होंगे उससे गैमेटोफाइट बनेगा बच्चों। गैमेटोफाइट कैसा होता है? हैप्लॉइड। तो अब इसको समझें, पहले भी समझा चुका हूं, वापस से समझें। स्पोरोफाइट फेज कैसा है? डिप्लॉइड इन नेचर।
स्पोरोफाइट फेज कैसा है बच्चों? डिप्लॉयड इन नेचर, दिस इज द स्पोरोफाइट फेज। और इस स्पोरोफाइट फेज से क्या बनेगा? गेमेटोफाइट फेज आएगा। एक बार स्पोरोफाइट फेज आता है, फिर गेमेटोफाइट, फिर स्पोरोफाइट। कैसे बनेगा? स्पोरोफाइट फेज को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो स्टेज या फेज जो क्या बनाता है? स्पोर्स बनाता है। और इन स्पोर्स से गेमेटोफाइट बनेगा। ये स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बनाएंगे? गेमेटोफाइट बनाएंगे बच्चों। ये थोड़ी सी जगह बना लेते हैं हमने लिए यहां पर अपन। गेमेटोफाइट है ना। गेमेटोफाइट कैसा है बच्चों? हैप्लॉइड है। इसका मतलब क्या हुआ? वो स्पोर्स जो जर्मिनेट होंगे गेमेटोफाइट में कैसे होने चाहिए? हैप्लॉइड होने चाहिए। और ये बन किससे रहे? डिप्लॉयड स्पोरोफाइट से। इसका मतलब क्या है? जब स्पोरोफाइट स्पोर्स बनाता है तो किस प्रोसेस से बना रहा होगा बच्चों? मियोसिस के प्रोसेस से। ये चीज ध्यान रखना। तो यदि क्वेश्चन आए कि भाई मियोसिस किस फेज ऑफ लाइफ साइकिल में होगा? स्पोरोफाइट फेज में होगा या गेमेटोफाइटिक फेज में? स्पोरोफाइटिक फेज में मियोसिस होगा। तब जाकर हैप्लॉइड स्पोर्स बनेंगे जो जर्मिनेट होकर हैप्लॉइड गेमेटोफाइट बनाएंगे। और उस गेमेटोफाइट के अंदर फिर मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट्स का फॉर्मेशन होगा बच्चों। तो देखते हैं, द स्पोरोफाइट्स बियर स्पोरोफाइट द डोमिनेंट फेज। उसमें स्पोरेंजिया, स्पोरेंजिया वर्ड में समझा चुका हूं, वो स्ट्रक्चर जिसमें स्पोर्स फॉर्मेशन होता है, दैट आर सबटेंडेड बाय लीफ लाइक अपेंडेजेस कॉल्ड स्पोरोफिल्स। देखो यहां पर टेरिडोफाइट्स में जो नॉर्मल लीव्स है वो तो है ही सही, जो हमने देखी दो तरह की हो सकती है, छोटी माइक्रोफिल्स एंड बड़ी मैक्रोफिल्स। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया यानी कि वो स्ट्रक्चर्स जिनमें स्पोर्स बनने वाले हैं अभी, या जिनके अंदर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा बच्चों, उनके आसपास दे आर सराउंडेड बाय लीफ लाइक स्ट्रक्चर्स। क्योंकि ये लीव्स स्पोरेंजिया को सराउंड कर रही है या सपोर्ट कर रही है, तो इनको हम स्पेशल नाम दे देते हैं स्पोरोफिल्स। फिल्स वर्ड मैंने बोला था लीव्स के लिए यूज होता है। ऐसी लीव्स जो स्पोरेंजिया से एसोसिएटेड है, उसको कवर करके रख रही है, दे आर कॉल्ड एज स्पोरोफिल्स बच्चों। ठीक है, तो ये तो बात हो गई कि स्पोरोफाइट के पास स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स होंगे स्पोरेंजिया, जो कई टेरिडोफाइट्स के अंदर लीफ लाइक अपेंडेजेस से सपोर्टेड होते हैं। इन सम केसेस स्पोरोफिल्स में फॉर्म डिस्टिंक्ट कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर्स कॉल्ड स्ट्रोबिलाई और कॉन्स लाइक इन सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम। तो होता क्या, यहां पर अपन डायग्राम की मदद ले लेते हैं बच्चों। देखो यहां पर आप देख सकते हो, ये एक स्ट्रोबिलस है बच्चों। तो क्या होता है, जो स्पोरेंजिया यानी कि जो स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स हैं, ये भी हो सकता है कि स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स उसके आसपास लीव्स है। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स में लाइक इन सेलेजिनेला एंड इक्विसेटम होता क्या है, ये जो स्पोरेंजियम होता है इसके आसपास जो स्पोरोफिल्स यानी कि स्पोरेंजिया को सराउंड करने वाली लीव्स कॉम्पैक्ट बिल्कुल टाइटली पैक कर लेती है स्पोरेंजियम को और एक कोन लाइक स्ट्रक्चर बना लेती है। ये जो कोन लाइक स्ट्रक्चर के है बच्चों, इसको हम स्ट्रोबिलस भी कहते हैं या कोन भी कहते हैं। आगे बात यहां तक समझ में, ये स्ट्रोबिलस किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? स्पोरेंजियम को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि वो स्ट्रक्चर जिसमें अब स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा, है ना। कोई डाउट नहीं रखना है, कुछ भी हो बेटा पूछ लेना। ठीक है, आगे देखते हैं हम। द स्पोरेंजिया प्रोड्यूस स्पोर्स बाय मियोसिस। आ गया इन स्पोर मदर सेल्स। तो स्पोरेंजिया के अंदर वो सेल्स जो स्पोर्स बनाएगी वो भी डिप्लॉयड होगी। मियोसिस से स्पोर्स बनाएगी, स्पोर्स हैप्लॉयड हो जाएंगे क्योंकि मियोसिस से बन रहे हैं। तो स्पोरेंजिया की वो सेल्स जो मियोसिस से हैप्लॉयड स्पोर्स बनाती है, उन सेल्स को हम क्या बोलते हैं बच्चों? स्पोर मदर सेल्स कहते हैं, क्योंकि उनसे स्पोर्स बनेंगे। ठीक है, तो स्पोरेंजिया प्रोड्यूस हैप्लॉयड स्पोर्स बाय मियोसिस इन डिप्लॉयड स्पोर मदर सेल्स। क्लियर ये पॉइंट? The spores germinate to give rise to inconspicuous। ये वर्ड भी बच्चों एनसीईआरटी कई जगह यूज करती है। इनकॉन्स्पिकुअस एंड कॉन्स्पिकुअस दोनों वर्ड यूज होते हैं। इनकॉन्स्पिकुअस ऐसी चीज जो बहुत छोटी है, इल डेवलप्ड है, लेस डेवलप्ड है, प्रॉपर्ली विजिबल नहीं है ना। उल्टा हो जाएगा कॉन्स्पिकुअस। तो स्पोर्स हैप्लॉयड हैं, बन गए, अब ये जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट कैसे करेंगे? मिट्टी में पड़ गए, पहले तो मिट्टी में डिस्पोज हो जाएंगे, वहां पर जर्मिनेट करेंगे। जर्मिनेट होकर ये बहुत स्मॉल इनकॉन्स्पिकुअस, जो प्रॉपर्ली विजिबल नहीं होता, ऐसी चीज जिसको आप डिफरेंशिएट नहीं कर पा रहे हो, लेकिन है मल्टीसेल्यूलर स्ट्रक्चर, फ्री लिविंग, मिट्टी में ही अपने आप ग्रो कर रहा है बाय द जर्मिनेशन ऑफ स्पोर्स। ये स्पोरोफाइट के ऊपर ग्रो नहीं कर रहा है, स्पोर्स बने, डिस्पर्स हुए, मिट्टी में गिरे, वहां से एक बिल्कुल छोटा सा
बिल्कुल वो थैलस लाइक, कोई प्रॉपर डिफरेंशिएशन इनटू रूट स्टेम लीव्स नहीं है, इनकॉन्स्पिकुअस सा है, लेस डेवलप्ड है, लेकिन ग्रीन स्ट्रक्चर है बच्चों, फोटोसिंथेटिक स्ट्रक्चर होता है। और ये स्ट्रक्चर क्या है? गैमेटोफाइट। अब ये गैमीट बनाएगा और इसको हम क्या कहते हैं? प्रोथेलस। याद रखना है क्या कहते हैं बच्चों? प्रोथेलस। तो कोई आपसे कहे कि भाई आप टेरिडोफाइट्स की गैमेटोफाइटिक फेज का नाम बताओ, क्या कहते हैं उसको? हम प्रोथेलस कहते हैं। फ्री लिविंग होता है, ये डिपेंडेंट ऑन स्पोरोफाइट, स्पोरोफाइट के ऊपर ही ग्रो कर रहा है? नहीं साहब, स्पोर्स गिर जाते हैं बनने के बाद मिट्टी में और वो मिट्टी के अंदर इंडिपेंडेंटली फ्री लिविंग ग्रो करता है। फोटोसिंथेटिक होता है, नॉन फोटोसिंथेटिक? मोस्टली फोटोसिंथेटिक होता है, तभी तो इंडिपेंडेंटली ग्रो कर पाएगा, क्योंकि अब वो अपना खाना खुद बना सकता है, स्पोरोफाइट के ऊपर अपने न्यूट्रिशन के लिए डिपेंडेंट नहीं है बेटा। ठीक है। These gametophytes require cool, damp and shady places to grow because of this specific restricted requirement and the need for water for fertilization. Fertilization के लिए जो मेल गेमीट है उसका फीमेल गेमीट तक पहुंचना जरूरी है, वहां क्योंकि वाटर मीडियम की जरूरत होती है, इसी कारण से the spread of living pteridophytes is limited and restricted to narrow, particular, कम geographical areas में ही आपको ये टेरिडोफाइट्स देखने को मिलेंगे, है ना। ये पॉइंट अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको समझाया था, क्लियर हो गया होगा बच्चों। The gametophytes bear male and female sex organs called antheridia and archegonia respectively. ये वर्ड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, प्लांट्स के अंदर अपन बात करते हैं बच्चों। लोअर प्लांट्स में मेल सेक्स ऑर्गन को एंथरीडिया, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्चिगोनिया कहा जाता है। कहां पर बनेंगे बच्चों? गेमेटोफाइट के ऊपर डेवलप होंगे। जो मेल सेक्स ऑर्गन है एंथरीडिया, उसके अंदर एंथेरोजोइड्स यानी कि मेल गेमिट्स का फॉर्मेशन होगा। जो आर्चिगोनिया बच्चों, उसके अंदर फीमेल गेमिट का फॉर्मेशन होगा। क्योंकि वाटर की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए ये पानी के सोर्सेस के आसपास मिलेंगे। वाटर इज रिक्वायर्ड फॉर ट्रांसफर ऑफ एंथेरोजोइड्स यानी कि मेल गेमिट्स बच्चों, रिलीज्ड फ्रॉम द एंथेरिडिया टू द माउथ ऑफ आर्चिगोनियम। क्लियर? आगे बात समझ में? ठीक है। फ्यूजन ऑफ मेल गेमिट विद द एग प्रेजेंट इन द आर्चिगोनियम रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ जाइगोट। जाइगोट बनेगा फर्टिलाइजेशन से। जाइगोट thereafter produces a multicellular well differentiated sporophyte which is the dominant phase of the pteridophyte. गेमिट्स क्या होते हैं बच्चों? हैप्लॉइड होते हैं, मेल और फीमेल गेमिट आपस में फ्यूज हुए, फर्टिलाइज हुए, जाइगोट बना। जाइगोट कैसा बनेगा? डिप्लॉइड। अब वापस से डिप्लॉइड फेज आ गया, यानी कि अब इस जाइगोट के माइटोसिस से जो पूरा एक प्लांट बनने वाला है वो पूरा का पूरा डिप्लॉइड होगा, क्योंकि जाइगोट डिप्लॉइड तो उससे बनने वाली सारी सेल्स डिप्लॉइड यानी कि पूरी प्लांट बॉडी डिप्लॉइड। और ये प्लांट बॉडी जो बनेगी डिप्लॉइड, अब ये कौन सा फेज आ गया? वापस से स्पोरोफाइट फेज आ गया बच्चों, है ना। तो पहले स्पोरोफाइट था, उसमें फिर क्या हुआ बच्चों? जो स्पोरेंजिया थे यानी कि स्पोर फॉर्मिंग स्ट्रक्चर्स, जो कई बार जगह कॉम्पैक्ट होते हैं टेरिडोफाइट्स में, इनको हम स्ट्रोबिलाई कहते हैं या कोन्स कहते हैं। उनके अंदर मियोसिस के थ्रू, किन में हुआ मियोसिस? स्पोर मदर सेल्स में क्या बने? हैप्लॉइड स्पोर्स। स्पोर्स मिट्टी में डिस्पर्स हुए, वहां पर फिर जर्मिनेट हुए। मिट्टी के अंदर के इनकॉन्स्पिकुअस, लेस डेवलप्ड, स्मॉल बट मल्टीसेल्युलर एंड फोटोसिंथेटिक प्रोथेलस यानी कि गेमेटोफाइटिक फेज बना बच्चों। थैलस लाइक बॉडी होती है। इस गेमेटोफाइटिक फेज पे जो कि अब हैप्लॉइड है, मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बने, एंथरीडिया एंड आर्चिगोनिया। उनके अंदर माइटोसिस है, क्योंकि बच्चों ऑलरेडी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर है, तो यहाँ गेमीट्स माइटोसिस से बनेंगे। गेमीट्स बने मेल गेमीट एंड फीमेल गेमीट बच्चों, है ना। एंथेरोजोइड्स मेल गेमीट को यहाँ पर हम कहेंगे। फिर वाटर की रिक्वायरमेंट होती है ट्रांसपोर्ट ऑफ गेमीट्स के लिए यहाँ पर, ताकि फर्टिलाइजेशन हो सके। इसीलिए ये पर्टिकुलरली यूजुअली कूल, डैम, शेडी प्लेसेस में वाटर सोर्सेस के आसपास मिलते हैं बच्चों। आफ्टर फर्टिलाइजेशन डिप्लॉइड जाइगोट बना। अब उससे जो मेन प्लांट बॉडी बनेगी, अगेन दैट विल बी द डोमिनेंट फेज, द स्पोरोफाइट फेज ऑफ द टेरिडोफाइट्स। नाउ अगेन एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिस पे क्वेश्चन बनता है बच्चों, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स कैसे होते हैं बच्चों? होमोस्पोरस होते हैं। होमोस्पोरस का मतलब क्या होता है? होमो मीन सेम, यूनिफॉर्म, है ना। ये क्वेश्चन कई बार आया है, इसको तो 5 स्टार कर लेना। होमोस्पोरस हेटेरोस्पोरस कंडीशन पे क्वेश्चन बहुत फ्रिक्वेंटली पूछा जाता है टेरिडोफाइट्स के लिए बच्चों। तो होमोस्पोरस कंडीशन क्या हो जाएगी? ऐसी कंडीशन जहां पर जो भी स्पोर्स बन रहे हैं वो सारे एक जैसे हैं दिखने में। और हेटेरोस्पोरस कंडीशन जहां पर एक से ज्यादा टाइप के, यूजुअली 2 टाइप के स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। यदि कोई आपसे पूछे कि इन जनरल आप तो बताओ कि भाई ज्यादातर टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं या हेटेरोस्पोरस होते हैं, आप क्या आंसर देंगे? मोस्ट ऑफ द टेरिडोफाइट्स आर होमोस्पोरस इन नेचर, मतलब एक जैसे स्पोर्स बनेंगे उनके अंदर। बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, some of the pteridophytes are heterosporous also। आपको एग्जांपल्स दे रखे हैं, 2 एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं, सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। कौन कौन से एग्जांपल्स? सेलेजिनेला एंड साल्विनिया। तो जेनेरा लाइक सेलेजिनेला एंड साल्विनिया विच प्रोड्यूस 2 काइंड ऑफ स्पोर्स। कुछ बड़े होंगे, बड़े स्पोर्स मैक्रोस्पोर्स या लार्ज स्पोर्स कहलाएंगे, और कुछ छोटे होंगे जिनको माइक्रो या स्मॉल स्पोर्स कहेंगे। और ऐसे
टेरिडोफाइट्स जिनमें आपको दो तरह के यानी कि मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर्स देखने को मिलते हैं, दे आर कॉल्ड एज हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स। आगे बढ़ते हैं। द मेगास्पोर्स एंड माइक्रोस्पोर्स जर्मिनेट एंड गिव राइज टू फीमेल एंड मेल गेमेटोफाइट्स रेस्पेक्टिवली। अब यहां से एक और चीज पता चल रही है हमें, ऐसे टेरिडोफाइट्स जिनमें दो तरह के स्पोर्स बनेंगे, और ध्यान रखना ये चीज आगे भी फॉलो होगी, अभी जिम्नोस्पर्म्स में भी सेम चीज आएगी। यदि कोई प्लांट है जो दो तरह के स्पोर्स बना रहा है, मेगा एंड माइक्रो या मैक्रो एंड माइक्रोस्पोर्स, मैक्रो और मेगा दोनों बड़े के लिए यूज होते हैं बच्चों, है ना। तो जो बड़े वाले स्पोर्स हैं, स्पोर्स से क्या बन रहा है, स्पोर्स जर्मिनेट होकर क्या बना रहा है, गेमेटोफाइटिक फेज, हेप्लॉइड फेज। दोनों से हेप्लॉइड फेज बनेगा, चाहे मेगा स्पोर हो चाहे माइक्रो स्पोर हो बच्चों। लेकिन मेगा स्पोर जब जर्मिनेट होगा तो फीमेल गेमेटोफाइट बनाएगा, यानी कि वो गेमेटोफाइट जिस पर आर्चिगोनिया बनकर फीमेल गेमेट्स बनेंगे। और माइक्रोस्पोर जब जर्मिनेट होगा तो वो मेल गेमेटोफाइट बनाएगा, यानी कि विद एंथीरिया, यानी कि मेल सेक्स ऑर्गन जिनमें मेल गेमेट्स बनेंगे। याद रखना आगे भी ये होगा, प्लांट्स में जो बड़े वाले स्पोर्स हैं बच्चों वो हमेशा फीमेल गेमेटोफाइट बनाते हैं, जो छोटे वाले स्पोर्स हैं बच्चों वो मेल गेमेटोफाइट बनाते हैं। The female gametophytes in these plants are retained on the parent sporophytes for variable periods. Again important, है ना। अभी देखो हम किसकी बात कर रहे हैं, सिर्फ कुछ ही टेरिडोफाइट्स ऐसे हैं जो हेटेरोस्पोरस हैं, मेजॉरिटी तो कैसे हैं, होमोस्पोरस हैं। जो होमोस्पोरस थे, अभी मैंने क्या बोला था, उनमें जो स्पोर्स होते हैं वो बनने के बाद मिट्टी में गिर जाते हैं और फिर मिट्टी में जर्मिनेट होते हैं इंडिपेंडेंटली, है ना। वहां तो बात खत्म होगी, वहां पर गेमेटोफाइट कभी भी स्पोरोफाइट पे नहीं बन रहा। लेकिन जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स है वहां पर देखो क्या है, द फीमेल गेमेटोफाइट्स इन दीज प्लांट्स आर रिटेन्ड ऑन द पेरेंट स्पोरोफाइट्स फॉर वेरिएबल पीरियड्स। मतलब क्या हुआ, ऐसे जैसे सेलेजिनेला और साल्विनिया की हमने बात करी, इसमें जो मेगा है ना, देखो मेगा स्पोर्स की हम बात करें, जो मेगा स्पोर्स होंगे वो स्पोरोफाइट के ऊपर जो स्पोरेंजिया था बच्चों, है ना, वहीं पर रहेंगे, वहीं जर्मिनेट होकर वहीं पर फीमेल गेमेटोफाइट बनाएंगे। तो मान लो ये मेन प्लांट बॉडी स्पोरोफाइट है ना, इसके ऊपर ये मेगा स्पोरेंजियम हम कह देते हैं, इस पे मेगा स्पोर्स बन रहे हैं, बड़े वाले स्पोर्स बन रहे हैं, और यहीं से इसी पर क्या बन जाएगा, फीमेल गेमेटोफाइट। ये पूरी बॉडी क्या है, ये डिप्लॉइड है बच्चों, यहां पर स्पोर्स बने हेप्लॉइड और इससे क्या बना, हेप्लॉइड गेमेटोफाइट बना। कौन सा वाला गेमेटोफाइट है, ये फीमेल गेमेटोफाइट है, यानी कि आर्चिगोनिया इसके ऊपर डेवलप होंगे फीमेल सेक्स ऑर्गन्स बच्चों, है ना। तो हेटेरोस्पोरस, लेकिन ये चीज बिल्कुल दिमाग में बैठा लेना, मेजॉरिटी ऑफ द टेरिडोफाइट्स होमोस्पोरस होते हैं, उनमें आपको डिपेंडेंट गेमेटोफाइट नहीं मिलेगा, फ्री लिविंग मिलेगा। लेकिन कुछ टेरिडोफाइट्स जो हेटेरोस्पोरस होते हैं उनमें भी सिर्फ जो फीमेल गेमेटोफाइट है वो डिपेंडेंट है, क्योंकि वो स्पोरोफाइट के ऊपर ही ग्रो कर रहा है बच्चों। आगे बात समझ में क्लियर, लेकिन अगेन वो भी कुछ समय के लिए, फॉर वेरिएबल पीरियड्स। द डेवलपमेंट ऑफ द ज़ायगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोस टेक्स प्लेस। अब क्योंकि फीमेल गेमेटोफाइट यहां है तो आर्चिगोनिया फीमेल सेक्स ऑर्गन इसी में डेवलप होगी, उसी के अंदर फीमेल गेमीट डेवलप होगा। इसका मतलब क्या है, जो मेल गेमीट है उस मेल गेमीट को यहां पर आना पड़ेगा फॉर फर्टिलाइजेशन विद द फीमेल गेमीट, ठीक है। तो ये जो फीमेल गेमेटोफाइट जो रिटेन्ड है स्पोरोफाइट के ऊपर, यहीं पर फर्टिलाइजेशन हो जाएगा बच्चों। यही चीज यहां पर कह रही है एनसीईआरटी, द डेवलपमेंट ऑफ द ज़ायगोट्स इनटू यंग एम्ब्रियोज टेक प्लेस विद इन द फीमेल गेमेटोफाइट्स। This event is a precursor to the seed habit, considered an important step in evolution. अब अभी तक सीड फॉर्मेशन चालू नहीं हुई। सीड फॉर्मेशन कहां से कहते हैं हम, जिम्नोस्पर्म से। अब जो टेरिडोफाइट्स के बाद हम पढ़ेंगे वहां से सीड बनना चालू होंगे। यदि अपन सिंपल फ्लावरिंग प्लांट्स की बात कर लेते हैं एंजियोस्पर्म्स की, क्योंकि उस चैप्टर में हम वही पढ़ रहे हैं बच्चों। फ्लावरिंग प्लांट्स में हम क्या देखते हैं कि फ्लावर में जो कार्पल वाला पिस्टल वाला पार्ट होता है, उसमें नीचे का ब्रॉड पार्ट होता है ओवरी, उसके अंदर जो ओव्यूल होता है बच्चों, उसके अंदर इसका फॉर्मेशन, उसके अंदर क्या होता है, ज़ायगोट का फॉर्मेशन की फर्टिलाइजेशन होता है, और वो अल्टीमेटली सीड बनाता है बच्चों, है ना। इसका मतलब क्या है, सीड फॉर्मेशन के लिए फीमेल गेमेटोफाइट का मेन प्लांट बॉडी के ऊपर रिटेन रहना जरूरी है, तभी जाकर मेल गेमेट वहां आएगा और वो सीड फॉर्मेशन उस मेन प्लांट बॉडी के ऊपर हो पाएगी। तो होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स ज्यादा एडवांस्ड मानोगे या हेटेरोस्पोरस? यदि मैं आपसे कहूं कि भाई इवोल्यूशनरी पॉइंट ऑफ व्यू से होमोस्पोरस टेरिडोफाइट्स का फीचर जिम्नोस्पर्म्स के जैसा है, या हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स कुछ रिजेंबल कर रहे हैं, यानी कि आप उनमें कुछ बदलाव आने लग गए हैं लाइक जिम्नोस्पर्म्स। गैमेटोफाइट यदि इंडिपेंडेंट हो गया पूरी तरीके से, स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं है, तो फिर यहां पर ये जो ज़ायगोट बनेगा वो स्पोरोफाइट के ऊपर नहीं बनेगा,
और सीड फॉर्मेशन के लिए जाइगोट का स्पोरोफाइट के ऊपर बनना जरूरी है, और वो तभी बन सकता है जब फीमेल गैमेटोफाइट या फीमेल गैमेट किसके ऊपर बने, स्पोरोफाइट के ऊपर बने, यानी रिटेन्ड रहे उसके ऊपर। ये जो फीमेल गैमेटोफाइट रिटेन्ड रह रहा है बेटा, है ना, ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में रिटेन्ड रह पा रहा है, होमोस्पोरस में नहीं। तो देखा जाए तो यहां ट्रांजिशन देखने को मिल रहा है, नहीं मिल रहा आपको, एक बदलाव देखने को मिल रहा है ना, कि टेरिडोफाइट्स में कुछ टेरिडोफाइट्स ज्यादा इवॉल्व हुए, ज्यादा एडवांस्ड हुए, और ये माना जाता है कि ये जो हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स हैं लाइक सेलेजिनेला एंड सल्विनिया, एक्चुअली इन्हीं के और ज्यादा एडवांसमेंट से, एवोल्यूशन से ही किसका ओरिजिन हुआ, जिम्नोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ। ऐसे जब कुछ जिम्नोस्पर्म्स ज्यादा एडवांस्ड हुए तो उनसे एंजियोस्पर्म्स का ओरिजिन हुआ। इस तरह से एवोल्यूशन चलता है बच्चों, जो माना जाता है ना। तो यदि कोई आपसे पूछ ले, ये चीज एनसीईआरटी ने नहीं लिख रखी लेकिन एक तरह से इनडायरेक्टली बता रखी, तो हमें पता होना चाहिए कि हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स को हम ये कहते हैं कि सीड हैबिट की शुरुआत या नींव किसने रखी, हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स में। ये जो चेंज यहां पर देखने को मिल रहा है कि फीमेल गैमेटोफाइट कुछ समय तक स्पोरोफाइट के ऊपर रिटेन रहता है और मेल गैमेट वहीं आकर उसके अंदर फ्यूज होकर जाइगोट बनाता है और एम्ब्रियो में डेवलप होता है। इसको हम प्रीकर्सर कहते हैं, किसी चीज के होने के पहले वाली चीज, है ना, अ थिंग दैट लीड्स टू नेक्स्ट थिंग और अनदर थिंग, जो किसी की शुरुआत करता है उसको प्रीकर्सर कहते हैं हम, स्टार्टिंग पॉइंट हम कह सकते हैं। तो सीड हैबिट का स्टार्टिंग पॉइंट ये हेटेरोस्पोरस टेरिडोफाइट्स माने जाते हैं। लेकिन एक चीज बिल्कुल क्लियर कर लेना, सीड फॉर्मेशन प्रॉपर यहां नहीं हुई अभी तक, उसके लिए ओव्यूल स्ट्रक्चर, प्रॉपर ओव्यूल स्ट्रक्चर चाहिए, जो यहां पर नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ठीक है बेटा, ये वाला पॉइंट आया समझ में। द टेरिडोफाइट्स आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू 4 क्लासेस, लेकिन इन क्लासेस को हमें डिटेल में नहीं पढ़ना होता बच्चों, पहले पढ़ते थे अब नहीं पढ़ाते हैं, मैं भी पहले पढ़ाता था लेकिन अब नहीं पढ़ाता हूं। सिलोप्सिडा, जिसमें एक एग्जांपल आपको याद रखना है, साइलोटर्म बच्चों, लाइकोप्सिडा, सेलेजिनेला एंड लाइकोपोडियम, इसके एग्जांपल्स हैं बच्चों। 4 क्लासेस हैं, पहले आपको क्लासेस का नाम दे रखा है, ब्रैकेट में उन क्लासेस के कुछ एग्जांपल्स टेरिडोफाइट्स के दे रखे हैं। तो 4 क्लासेस में डिवाइड करते हैं हम टेरिडोफाइट्स को, सिलोप्सिडा, लाइकोप्सिडा, स्पिनोप्सिडा एंड टीरोप्सिडा। एक एक दो एग्जांपल सबके याद रखने हैं, सिलोप्सिडा में साइलोटर्म, लाइकोप्सिडा में सेलेजिनेला, लाइकोपोडियम, स्पिनोप्सिडा में इक्विसेटम एंड टीरोप्सिडा में ड्रायोप्टेरिस, टेरेस एंड एडियांटम। जिन बच्चों को एग्जांपल्स को याद करने में दिक्कत आती है, मैं पहले भी बता चुका हूं कि ऐसा रजिस्टर बना लो बच्चों जिसमें बायोलॉजी के सारे एग्जांपल्स, ईयर्स, साइंटिस्ट के नाम हो गए, ये चीजें हो गई, फिर फिजिक्स के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हो गए, केमिस्ट्री के इंपॉर्टेंट फॉर्मूले, मॉलिक्यूलर फॉर्मूले, ये सारी चीजें उसमें लिखा करो, है ना, चैप्टर वाइज लिखते जाओ और बार बार रिवाइज करते रहा करो, सोते वक्त, है ना, जब फ्री बैठे हो, खाना खाकर ऐसे टेल रहे हैं, रजिस्टर खोला और एक चैप्टर के एग्जांपल्स पढ़ लिए, साल में 50, 60, 70 बार जब पढ़ लोगे तो वैसे ही चीजें याद हो जाएगी बच्चों आपको। फिर कुछ बच्चों को ट्रिक्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो बच्चों चैनल के ऊपर आपको प्लांट किंगडम, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, इनके एग्जांपल्स के ट्रिक्स के वीडियोस भी प्रोवाइड कर रखे हैं। मैं ट्रिक्स में कम बिलीव करता हूं, कम यूज करता हूं, तो मेन क्लासेस में कोशिश ये रहती है कि जहां बहुत ज्यादा जब तक जरूरत नहीं हो मैं ट्रिक्स नहीं बताता हूं, लेकिन हाँ आप लोगों की हर रिक्वायरमेंट का ध्यान हम रखते हैं, तो चैनल के ऊपर आपके लिए ट्रिक्स के वीडियोस अलग से हम अपलोड कर देते हैं, आगे भी करते रहेंगे, वहां से आप ट्रिक्स देख सकते हो। जिन बच्चों के लिए ट्रिक्स ज्यादा जरूरी होती है, उसके बिना उनका काम नहीं चलता है, ठीक है। तो विद दिस वी हैव कंप्लीटेड टेरिडोफाइट्स आल्सो। अब जो इस चैप्टर में बचा है वो जिम्नोस्पर्म्स, एंजियोस्पर्म्स और लाइफ साइकिल के बारे में हम बात करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों हम जिम्नोस्पर्म्स कंप्लीट करेंगे, एंजियोस्पर्म्स भी ऑलमोस्ट हो जाएगा, मतलब 2 लेक्चर्स अभी हमें और लेने हैं प्लांट किंगडम के, जिसमें हम इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे।